हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पर यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं लेके आया हूँ 12 के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 1 का वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, चैप्टर 6 में हम लोग को पढ़ना है वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर में हम लोग आज मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, इसके पक्ष में जो कुछ तर्क है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण वंशागत होते हैं, वो लक्षण के वंशागत होने का आणविक आधार क्या है। यानी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, इस लक्षण का आणविक आधार क्या है। इस चैप्टर में आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी अगर मुख्य रूप से कहें कि इस पाठ में मुख्य रूप से यह जानना है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। क्या बाबू, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जो माता पिता से लक्षणों को संतान में पहुंचाता है। यानी वह पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को उनके संतान में पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा वैसा पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में वंशागत करता है, यानी स्थानांतरित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को ये मालूम था, पहले से अनेक प्रयोगों से ऐसा ज्ञात हुआ है। पहले के जितने भी प्रयोग हुए थे, जैसे मेंडल ने और आपके बोवेरी ने, ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने अपना अनेक प्रयोगों से ऐसा ज्ञात किया है कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह कहाँ होते हैं बाबू? गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ मौजूद होते हैं? गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। और गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, अनेक प्रयोगों द्वारा ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह कहां होते हैं? गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग को यह जानना है कि जो ये न्यूक्लिक अम्ल है और ये प्रोटीन है, इस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन में कौन अनुवांशिक पदार्थ है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको कुछ गुणसूत्र के बारे में और वहां पे कैसे अनुवांशिक पदार्थ व्यवस्थित होते हैं आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र द्वारा आपको दिखाया गया है, यह आपका एक क्रोमोसोम का चित्र है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर ये जो देख रहे हैं, ये डीएनए क्या होते हैं? उस पर स्थित होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? डीएनए क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और ये डीएनए अगर इसको बाहर निकाल के देखें तो डीएनए की आकृति इस प्रकार से होती है। याद रखेंगे एक चीज को कि डीएनए अपने साथ 4 प्रकार के प्रोटीन लिए होते हैं। यानी गुणसूत्र के अंदर मौजूद जो डीएनए होते हैं उनके साथ 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। वह कौन कौन होते हैं? H2A, H2B, H3, H4। याद रखेंगे इस चीज को। गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होते हैं वह अपने साथ 4 प्रकार के प्रोटीन लिए होते हैं, जिसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछे हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो डीएनए के मौजूद 4 प्रकार के प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन, सम्मिलित रूप से हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले के ऐसा वैज्ञानिकों को मानना था, यानी बहुत पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वह क्या है? प्रोटीन है।
लेकिन बाद में अनेक प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित हुआ, बाद में अनेक प्रयोग हुए जिसके द्वारा ये प्रमाणित हुआ कि नहीं, जो प्रोटीन जो होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होते, वो आपका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या चीज होता है? न्यूक्लिक अम्ल। अब आइए, न्यूक्लिक अम्ल जब आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये कैसे पता चला? अनेक प्रयोगों द्वारा पता चला। तो इसकी खोज सबसे पहले स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रीडरिच मिसर। इन्होंने खोज किया था न्यूक्लिक अम्ल का। फिर से इस चीज को ध्यान देंगे, गुणसूत्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होते हैं। अनेक प्रयोग मेंडल के नियम में आपने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको मेंडल के नियम पढ़ाया था, उसमें बताया था कि गुणसूत्र के अंदर ही आप, उसमें दो वैज्ञानिक थे उस समय के जिनका नाम था सटन और बोवेरी ने। इन्होंने बताया था कि गुणसूत्र के अंदर क्या होते थे? क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होते हैं। तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो ये गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो ये बातें होने लगी कि न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ है या प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो बहुत अनेक प्रयोग हुए, प्रयोगों द्वारा ऐसा प्राप्त हुआ कि प्रोटीन जो होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इसके खोज सबसे पहले फ्रीडरिच मिसर ने, जो स्वीडन के रहने वाले थे, इन्होंने खोज किया था न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है। इनका मानना था कि न्यूक्लिक अम्ल कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इसलिए इन्होंने मिसर ने, यानी ये वैज्ञानिक जिनका नाम, पूरा नाम था फ्रीडरिच मिसर, इनको मैंने शॉर्ट में लिखा मिसर, इसलिए मिसर ने इसको क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। यानी न्यूक्लिक अम्ल को मिसर ने क्या किया? न्यूक्लिन कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना था कि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिन रखा। ठीक है, लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्टमान। उन्होंने अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, यानी न्यूक्लिक अम्ल में अम्लीय प्रवृत्ति, अम्ल के गुण थे उसके अंदर, तो अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रीडरिच मिसर ने। कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में मौजूद होता है, इसलिए इन्होंने उसको क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। बाद में अल्टमान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि न्यूक्लिक अम्ल में अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। ठीक है, अब आइए, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका डीएनए होता है और एक आपका आरएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने बता दिया कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज इन्होंने किया। बाद में जब ये प्रयोग हुए थे, पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए क्या होता है? तो यह सभी जीवों में, ये मैं आगे बताऊंगा, ये सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का क्या करता है? वंशागत करता है। ठीक है, और आरएनए क्या करता है? तो आरएनए कुछ विषाणु, जैसे आपका टोबैको मोजेक वायरस है, टीएमवी, एचआईवी, ऐसे कुछ विषाणुओं के जो होते हैं वह आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जबकि आरएनए कुछ विषाणुओं में, अगर ये अपवाद के रूप में कह दे तो चलेगा, कि कुछ विषाणुओं में ये क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग को ये जानना है कि जो ये डीएनए है, ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसका प्रमाण क्या है? हम अगर कहते हैं कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो यहां पे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके पक्ष में तर्क दें। तो अब मैं आपको यही बताने वाला हूं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, कैसे। तो चलिए मैं अलग अलग प्रयोगों द्वारा ये आपको सिद्ध कराऊंगा, जिन्होंने वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए और उन्होंने प्रयोग द्वारा ये साबित किया कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। उसके जानने के पहले हम इतने से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं।
तो सबसे पहला चीज आपसे यही होता है कि जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ वह कहाँ मौजूद होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहाँ मौजूद होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र पे मौजूद होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो किनसे बने होते हैं, तो गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्रेडरिच मीसर ने किया था। वे कहां के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहा, तो फ्रेडरिच मीसर ने न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिन कहा, क्योंकि उनका मानना था कि न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रखा। फिर बाद में क्या हुआ, तो अल्टमान एक अलग वैज्ञानिक थे, अल्टमान ने कहा कि न्यूक्लिक अम्ल में अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिक अम्ल क्यों रखा गया और किसने रखा, तो अल्टमान ने अम्लीय प्रवृत्ति के कारण न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए क्या करता है, तो ये सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थों का कार्य करता है, जबकि आरएनए क्या करता है, यह कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। नहीं तो अधिकांश सजीव में अगर देखी जाए तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है कैसे। ठीक है, तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। यहां पे बीच में एक और क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे इसको, कि डीएनए अपने साथ कितने प्रकार के प्रोटीन को लिए रहता है, तो डीएनए अपने साथ 4 प्रकार के प्रोटीन को लिए रहता है, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, H2 है, H2B, H3, H4। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है कैसे। तो देखिए, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये कब पता चला, तो जैसा कि आपको मालूम है सन 1902 में सटन और बोवेरी ने सन 1902 में सटन और बोवेरी ने यह प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, चाहे आनुवांशिक गुण लिख सकते हैं, आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, सन 1902 में जैसा कि हम लोगों ने मेंडल के जो नियम पढ़े थे उसमें ये बताया गया था कि सन 1902 में सटन और बोवेरी दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि आनुवांशिक जो गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागत होते हैं ये किसके माध्यम से होते हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से होते हैं। लेकिन अनेक वर्षों तक यह विवाद में रहा कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन। इसके बाद ये हमेशा ये मतलब एक विवाद का विषय बना रहा कि आखिर आनुवांशिक पदार्थ हम किसे माने, डीएनए को माने या प्रोटीन को माने। तो इस चीज के इस विवाद को हल करने के लिए अनेक तथ्य दिए गए, अनेक तर्क दिए गए, इसमें बताया गया, जिसमें एक नंबर पे आता है ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, अब ग्रिफिथ ने क्या किया था आपको बता रहे हैं।
तो ध्यान देंगे यहां पे आपसे पूछा जाता है कि किसने ऐसा बताया था कि जो अनुवांशिक गुण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। तो सटन और बोवेरी ने कब बताया था? सन 1902 में। अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है बाबू? तो वह गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इसके पक्ष में तर्क, आखिर कौन कौन से प्रयोग हुए जिससे यह साबित हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। तो चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन कौन से तर्क हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं के पक्ष में तर्क। ठीक है बाबू, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हुए? तो सबसे पहला जो इसमें आया प्रयोग, प्रमाण लिख देते हैं, तर्क नहीं प्रमाण लिख देते हैं, प्रमाण। पहला आता है ग्रिफिथ का प्रयोग। किसका प्रयोग आता है बाबू? ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ का प्रयोग सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपना एक प्रयोग किया। वो प्रयोग कौन सा था मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, और कैसे उन्होंने कहां पे जाकर के असफल हुए, फिर उनकी वो जो प्रयोग था उसको कैसे आगे बढ़ाया गया, और बाद में चलकर के ये साबित हुआ कि नहीं डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए हम लोग देखेंगे ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ ने कैसे ये प्रमाणित किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसके पक्ष में उन्होंने कौन से प्रयोग किए और वह क्या बताए, अब मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो ध्यान देंगे, ग्रिफिथ जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने कुछ स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, यानी वैसे जीवाणु जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, वैसे जीवाणु जिनका नाम है न्यूमोकोकस एवं डिप्लोकोकस, ये दो जीवाणु होते हैं जो निमोनिया रोग के कारक हैं। पर अपना इन्होंने क्या कर दिया? प्रयोग किया। यानी ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर किया। इसके लिए उन्होंने इस जीवाणु के दो प्रभेद प्राप्त किए, जिसको पहला कहा जाता है उग्र विभेद और दूसरा कहा जाता है अनुग्र विभेद। उग्र विभेद जिसको एस स्ट्रेन और अनुग्र विभेद जिसको आर स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। अब उग्र विभेद क्या होते हैं और अनुग्र विभेद क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। यानी जो ये न्यूमोकोकस एवं डिप्लोकोकस थे, इन्हीं के दो विभेद प्राप्त किए, जिनको उन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन कहा। किसने? ग्रिफिथ ने। अब एस स्ट्रेन क्या होते हैं जीवाणु? तो ये जीवाणु चिकनी भित्ति वाले होते हैं, इनका बाहरी आवरण पॉलीसेकेराइड का बना होता है, और ये क्या करते हैं? निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु है, तो ये निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो आर स्ट्रेन जीवाणु थे, ये खुरदरी भित्ति वाले होते हैं और ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। यहां पे क्वेश्चन आता है कि अनुग्र विभेद निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं या उग्र विभेद निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं? तो याद रखेंगे इसको, उग्र विभेद ही निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, आर स्ट्रेन निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। अब देखिए क्या किया ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने बारी बारी से इन विभेदों को, यानी आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को चूहों में प्रवेश कराकर, चूहों में इंजेक्ट करा करके अपना प्रयोग किया। और उन्होंने क्या पाया? देखिए, पहली बार उन्होंने क्या किया, ये उग्र विभेद वाले जो जीवाणु थे यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने चूहा में प्रवेश कराया और पाया कि कुछ समय के बाद चूहा क्या हो गया? मर गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने
आर स्ट्रेन के जीवाणु को लिया और उसको चूहा में प्रवेश कराया। देखा कि चूहा क्या था, जीवित था। 2 प्रयोग उन्होंने कर लिए। तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन वाले जीवाणु थे उसको हीट किल्ड किया। हीट किल्ड का मतलब क्या होता है, उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसके जीवाणु को मार दिया। किसके जीवाणु को, एस स्ट्रेन को, और उसको चूहा में इंजेक्ट किया। पाया कि चूहा जीवित है। अब उन्होंने चौथा जो प्रयोग किया, बहुत ही यहीं पे मतलब ध्यान देने की जरूरत है। यहीं पे उन्होंने अपना अध्ययन से, अपना प्रयोग से ये प्राप्त हुआ, उनको ये ज्ञात हुआ कि कोई ऐसा पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो उन्होंने चौथा प्रयोग में क्या किया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ऐसे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसको 60 डिग्री सेल्सियस पर मार दिया है, उसको उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद उसको चूहा में इंजेक्ट कराया, चूहा में प्रवेश कराया और देखा कि चूहा मर गया। जब चूहा मर गया तो ग्रिफिथ का ऐसा मानना था कि चूहा अभी जब मर गए तो उन्होंने ये सोचा कि ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा पदार्थ है जो आर स्ट्रेन के कोशिकाओं को क्या कर रहा है, एस स्ट्रेन में रूपांतरित कर रहा है। क्योंकि एस स्ट्रेन वाले ही जीवाणु क्या होते हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। तो जब उन्होंने चौथा प्रयोग किया तो उन्होंने इस अध्ययन से पाया कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई ऐसे पदार्थ है, कोई ऐसे कारक है कहिए, या ऐसा कोई पदार्थ है जो इस आर स्ट्रेन में जाने के बाद, यानी आर स्ट्रेन से मिक्सअप करने के बाद आर स्ट्रेन के कोशिका को एस स्ट्रेन में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, जिसके कारण चूहा क्या हो गया, मर गया। अब इसके द्वारा इन्होंने रूपांतरित करके ये तो बता दिया कि चूहा मर गया वो पदार्थ के द्वारा, परंतु ये मतलब स्पष्ट नहीं कर पाए कि वह पदार्थ कौन सा था। किन्होंने, ग्रिफिथ ने। अब इसका स्पष्टीकरण किसने दिया, तो इसका स्पष्टीकरण बाबू 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवेरी, मैकलॉयड और मैकॉर्टी। ये 3 वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया कि इन्हीं के जो प्रयोग थे, इन्हीं के प्रयोग को आगे बढ़ाया और पाया कि नहीं, वह पदार्थ क्या होता है, डीएनए ही होता है। तो हम इस चीज को समझेंगे एक बार फिर से। यहां पे क्वेश्चन आता है, ग्रिफिथ के प्रयोग को लिखें। आप कैसे लिखोगे, तो ध्यान दोगे, लिखेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कुछ स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस एवं डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर अपना प्रयोग किया। इसके लिए इन्होंने इसके 2 विभेद, यानी न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस के 2 विभेद प्राप्त किए, जिसका नाम एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन था, यानी उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। उग्र विभेद वाले जीवाणु वे जीवाणु होते थे जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, और आर स्ट्रेन वाले जीवाणु वे जीवाणु होते थे जो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते थे। ग्रिफिथ ने इन दोनों जीवाणुओं को बारी बारी से चूहा में प्रयोग करके अपना प्रयोग किया, और पहली बार उन्होंने प्रयोग में क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहा में इंजेक्ट कराया, और चूहा में इंजेक्ट कराया तो पाया कि चूहा क्या हो गया, मर गया। दूसरी बार उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहा में प्रवेश कराया तो पाया कि चूहा क्या था, जीवित था, यानी चूहा मरा नहीं था। तो जैसा कि मालूम है कि आर स्ट्रेन क्या थे, निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते, तो चूहा नहीं मरेगा। फिर तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया। हीट किल्ड मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करके जीवाणु को मार दिया, और देखा, और उसको फिर क्या चीज में इंजेक्ट कराया, चूहा में इंजेक्ट कराया, और पाया कि चूहा क्या था, जीवित था। चौथी बार उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, यानी जिस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जीवाणु को मार दिया, उसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्सअप करके चूहा के अंदर इंजेक्ट किया, और पाया कि चूहा मर गया। अब इस प्रयोग द्वारा ग्रिफिथ ने कहा कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन के साथ मिल करके आर स्ट्रेन की कोशिकाओं को एस स्ट्रेन की कोशिकाओं में रूपांतरित कर दिया, परंतु इन्होंने यह ऐसा ज्ञात नहीं कर पाए कि वह पदार्थ
कौन सा था, यही आपका ग्रिफिथ का प्रयोग है। इतना आप लिख लोगे तो ये ग्रिफिथ का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो बैठ जाकर के आप इसको सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको प्रयोग को, इनके जो ये प्रयोग थे इन्होंने बताया कि नहीं, वो एक पदार्थ होता है जो एस स्टेन बैक्टीरिया में से निकल करके आर स्टेन बैक्टीरिया को एस स्टेन बैक्टीरिया में क्या करता है, रूपांतरित करता है। इसके बारे में किसने बताया वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवेरी, मैकलॉयड और तीसरे वैज्ञानिक का नाम था मैककॉर्टी। का प्रयोग, अब इनके प्रयोग से हम लोग ध्यान देंगे इस चीज को कि इनके प्रयोग से ऐसा क्या ज्ञात हुआ कि जो ये ज्ञात करके इन्होंने बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं, सॉरी प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया। अब इन्होंने क्या किया ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान देंगे। इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन जीवाणु को, एस स्ट्रेन जीवाणु को, जीवाणु से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को अलग कर दिया। देखिए इन्होंने कैसे ये साबित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। किसने, एवेरी, मैकलॉयड और मैककॉर्टी। इन्होंने कैसे ऐसा साबित किया, इन्होंने कैसे साबित ये कर दिया कि एस स्टेन बैक्टीरिया के अंदर वो जो पदार्थ थे वो डीएनए ही थे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एस स्टेन जीवाणु को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को यहां पे लिख देते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये लिख देते हैं डीएनए। तीनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और एक कांच का गिलास लिया, इसमें मान लीजिए इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को रख दिया। फिर एक कांच के गिलास में इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को रख दिया और फिर एक कांच के गिलास में इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में मिलाया, कार्बोहाइड्रेट को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में मिलाया और डीएनए को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में मिलाया। तो यहां पाया कि ये इनकी जो कोशिकाएं थी वह एस स्ट्रेन कोशिका में रूपांतरित नहीं हुई, एस स्ट्रेन कोशिका में रूपांतरित नहीं हुई। कार्बोहाइड्रेट भी जब आर स्ट्रेन से मिला तो वो भी एस स्ट्रेन कोशिका में, एस स्ट्रेन जीवाणु में रूपांतरित नहीं हुआ। लेकिन जो एस स्ट्रेन के डीएनए थे वे जब आर स्ट्रेन जीवाणु से मिले तो ये इनके कुछ जीवाणु, कुछ कोशिकाएं जो थी वह एस स्ट्रेन जीवाणु में क्या होने लगी, रूपांतरित होने लगी, जिससे यह ज्ञात हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है
प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। अगर प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ होता तो यहाँ पे जब उन्होंने मिक्सअप किया तो यहाँ पे एस स्ट्रैंड जीवाणु बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से एवेरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्टी ने ये साबित कर दिया कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एक और प्रमाण है जो कि बहुत ही फेमस है और सर्वमान्य है। इसके बाद भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो इस बात से सहमत नहीं थे कि ये पदार्थ डीएनए ही है। तो सर्वमान्य से अगर देखा जाए तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हार्शे और चेज। इन्होंने डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसके लिए उन्होंने सर्वमान्य अपना प्रयोग प्रस्तुत किया। वह प्रयोग कौन सा था, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं। ध्यान देंगे इस चीज को। यहां पे एक और चीज आपको ध्यान देना है, ग्रिफिथ के प्रयोग को लिखे तो ग्रिफिथ के प्रयोग में आप यहां पूरा तक लिखोगे। अगर आपको बताया होगा कि एवेरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्टी ने कैसे बताया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो एवेरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्टी ने ग्रिफिथ द्वारा बताए गए एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया को 3 भागों में अलग अलग कर दिया, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए ये तीनों अलग अलग थे। फिर उन्होंने प्रोटीन को आर स्ट्रैंड के साथ मिक्सअप किया और कार्बोहाइड्रेट को आर स्ट्रैंड के साथ मिक्सअप किया और डीएनए को आर स्ट्रैंड के साथ मिक्सअप किया। तो उन्होंने पाया कि प्रोटीन जब आर स्ट्रैंड से मिक्सअप किया तो एस स्ट्रैंड में रूपांतरित नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट को जब उन्होंने आर स्ट्रैंड से मिक्सअप किया तो देखा कि एस स्ट्रैंड में रूपांतरित नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने एस स्ट्रैंड के डीएनए को आर स्ट्रैंड के कोशिकाओं से क्या किया, मिक्सअप किया, तो देखा कि कुछ कोशिकाएं एस स्ट्रैंड में क्या होने लगी, कुछ जीवाणु जो होने लगे वह एस स्ट्रैंड में रूपांतरित होने लगे। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को हार्शे और चेज का प्रयोग बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं आपको हार्शे और चेज के प्रयोग पे। आइए अब देखते हैं हार्शे और चेज का प्रयोग। इन्होंने अपने प्रयोग से कैसे साबित किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन नहीं। कैसे, तो इन्होंने किस प्रकार अपने प्रयोग को साबित किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्शे का पूरा नाम होता है एल्फ्रेड डी हार्शे, एल्फ्रेड डी हार्शे, और चेज का पूरा नाम था मार्था चेज। इनको शॉर्ट में हार्शे और चेज कहा गया। ठीक है, इन्होंने सर्वमान्य रूप से, सर्वमान्य का मतलब सभी लोगों ने इस चीज को माना, सर्वमान्य रूप से यह साबित कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रयोग जीवाणुभोजी, जिसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। जीवाणुभोजी क्या है, यह एक प्रकार के विषाणु होते हैं, यह एक प्रकार के विषाणु होते हैं जो जीवाणु को इफेक्टिव करते हैं, तो मतलब जीवाणु पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने जीवाणुभोजी और एक जीवाणु जिसका नाम था ई कोलाई, इन दोनों पर अपना प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया बाबू, तो हार्शे और चेज ने। अब इन्होंने प्रयोग किया तो पहले हम लोग को ये जानना होगा, इनके प्रयोग को जानने के पहले, कि ये बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं और ये ई कोलाई क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि ये बैक्टीरियोफाज का आपका चित्र है, यानी ये जीवाणुभोजी का चित्र है। यहाँ पे आपको जीवाणुभोजी लिखे गए हैं, ये जीवाणुभोजी का चित्र है। जीवाणुभोजी का जो बाहरी आवरण जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और उसके बीच में यानी सिर के ऊपर डीएनए मौजूद होता है। और जीवाणुभोजी जो होते हैं ये पुच्छ के माध्यम से ई कोलाई के जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विषाणु जो होते हैं उनको जनन करने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए किसी न किसी सजीव की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो अपनी वृद्धि करने के लिए किसकी मदद लेते हैं, ई कोलाई की मदद लेते हैं। ई कोलाई चूंकि जीवाणु है, सजीव है, तो इसकी ये मदद लेते हैं। अब जैसा कि मालूम है कि जीवाणु यानी जो ई कोलाई जीवाणु है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया, एक प्रकार का जीवाणु है। और जैसा कि जीवाणु में हम लोग जानते हैं कि जीवाणु में
केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो चूंकि इसके जो डीएनए होते हैं वह कहाँ होते हैं, वह उसके साइटोप्लाज्मा में ही डीएनए इसके क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। यानी ई कोलाई के अंदर इसके ई कोलाई के जो ये डीएनए है ये बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इनका पूंछ है, ये जो पूंछ है किसका, जीवाणुभोजी का, जीवाणुभोजी का पूंछ इस बैक्टीरियोफाज से कोशिका भित्ति पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब इसके द्वारा ये डीएनए ट्रांसफर होकर के आता है किसमें, ई कोलाई के अंदर। अब ई कोलाई के अंदर जो ये ऊपर वाला डीएनए है ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए है। जब इसके अंदर आता है तो ई कोलाई के ये जीवाणु समझ नहीं पाता है कि ये इसी का डीएनए है कि दूसरे का है, और ये समझ लेता है कि ये मेरा ही क्या है, डीएनए है, और ये इसके अनुरूप, किसके अनुरूप, जीवाणुभोजी के डीएनए के अनुरूप ही अपना क्या करने लगता है, अपना विकास करने लगता है और उनकी कोशिका की संरचना जो होती है बनने लगती है। इस प्रकार से इस ई कोलाई के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बनने लगते हैं। अब इस बात को समझिए, बैक्टीरियोफाज ई कोलाई से मिला रहता है। बैक्टीरियोफाज से यानी जीवाणुभोजी से जो डीएनए होता है वो कहाँ जाता है, जीवाणु के अंदर आता है। जीवाणु के अंदर प्रवेश करता है तो जीवाणु ये समझ नहीं पाता है कि यह इसी का डीएनए है कि दूसरे का है, तो ये उसी के अनुरूप अपना क्या करता है, वृद्धि करने लगता है, और उसके फलस्वरूप इस जीवाणु के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बन जाते हैं, और इस तरह से आपके बहुत सारे जीवाणुभोजी का निर्माण हो जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं प्रयोग पे कि हार्से और चेज ने अपना प्रयोग क्या किया था। तो हार्से और चेज को ऐसा पता था कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। यानी इन दोनों वैज्ञानिकों को पहले से पता था कि डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि डीएनए की संरचना कैसे होती है, डीएनए में क्या क्या चीज पाया जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपको बताता हूं कि इनको ये पता था कि डीएनए के में फास्फोरस पाया जाता है जबकि सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता है, और प्रोटीन में केवल सल्फर पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने ई कोलाई का संवर्धन के लिए दो माध्यम तैयार किया, जिसको रेडियोधर्मी आइसोटोप्स P32 यानी फास्फोरस 32 और S35 यानी सल्फर 35, सामान्यतः S32 होते हैं, इन्होंने इसका समस्थानिक लिया S35। ये दो संवर्धन माध्यम इन्होंने तैयार किए और इसके अंदर जीवाणुभोजी को रखा। वृद्धि के बाद जब इनका वृद्धि हुआ, जीवाणुभोजी का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि के बाद जीवाणुभोजी का संक्रमण कराया तो पाया कि जीवाणुभोजी के प्रोटीन में S35 उपस्थित है। जब इसका वृद्धि कराया और इनका संक्रमण दूसरे से कराया तो इन्होंने पाया कि प्रोटीन में S35 उपस्थित है जो डीएनए में नहीं होता है, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होते। इसी कारण से अगर उन्होंने दूसरे माध्यम में देखा कि डीएनए में रेडियोधर्मी P32 उपस्थित है जो प्रोटीन आवरण में नहीं मिले, यानी डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। तो इन्होंने पहले इसको क्या किया कि इसको P32 संवर्धन माध्यम में तैयार किया, वृद्धि कराया, और इसको S35 संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली, इन्होंने S35 वाले जीवाणु को, यानी इसके अंदर जो जीवाणुभोजी थे, इसको ऐसे जीवाणुओं से संक्रमण कराया, ऐसे जीवाणुओं से क्रॉस कराया जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे, यानी जिसमें ये जो रेडियोधर्मी आइसोटोप्स दो माध्यम थे, ऐसे मतलब नॉर्मल जीवाणु से इनको क्या किया, संक्रमण कराया। और उन्होंने पाया कि उनके अंदर कोई रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे और ना ही कोई रेडियोधर्मी जीवाणु उसके अंदर प्रवेश किए। ठीक उसके विपरीत उन्होंने P32 वाले रेडियोधर्मी जीवाणु का संक्रमण वैसे जीवाणु से कराया जिसके अंदर कोई भी रेडियोधर्मी परमाणु मौजूद नहीं थे, और उन्होंने पाया कि कुछ समय के बाद जिसमें कोई रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे उसके अंदर रेडियोधर्मी परमाणु उसमें उपस्थित होने लगे। इस प्रकार से यह ज्ञात हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है
प्रोटीन नहीं। इससे यह साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अब इस चीज को फिर से दोबारा से सुन लीजिए। हार्शे और चेज ने अपना प्रयोग जीवाणु भोजी और ई कोलाई नामक जीवाणु पर किया। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? यह एक प्रकार का विषाणु होता है और ई कोलाई के साथ वह मिल करके अपना वृद्धि करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ई कोलाई में कैसे वृद्धि करते हैं, तो वह अपने पुच्छ के माध्यम से जीवाणु भोजी के सतह पर लगे होते हैं और उसके माध्यम से उनका जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर होकर के इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। और ये ई कोलाई जीवाणु ये समझ नहीं पाते हैं कि उसके अंदर जो डीएनए है उसी का है या दूसरे का, तो ये उसी डीएनए यानी जीवाणु भोजी के डीएनए के अनुरूप ही अपना वृद्धि करने लगते हैं। इस प्रकार से इस ई कोलाई के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफाज यानी बहुत सारे जीवाणु भोजी का निर्माण हो जाता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्हीं दोनों का उपयोग करके हार्शे और चेज ने अपना प्रयोग किया और इन्हें पता था कि डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता, और प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो माध्यम तैयार किए, दो अलग अलग माध्यम, फर्स्ट और सेकेंड। एक में रेडियोधर्मी आइसोटोप्स P32 ले लिया यानी फास्फोरस 32, और एक में सल्फर 35 ले लिया। उसमें क्या किया? जीवाणु भोजी को वृद्धि कराया। वृद्धि कराने के बाद उनका संक्रमण किससे कराया? एक समान, जिसके अंदर रेडियोधर्मी आइसोटोप्स नहीं थे, रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे, समान जीवाणु से इनका संक्रमण कराया। और किसका? P32 का। और पाया कि कुछ समय के बाद संक्रमित जो जीवाणु थे उसके अंदर भी P32 रेडियोधर्मी पदार्थ मौजूद हो गए, जिससे यह पता चल गया कि चूंकि P32 यानी फास्फोरस केवल डीएनए में ही पाया जाता है, तो वो डीएनए है, यानी डीएनए में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चला गया। लेकिन S35 को जब एक समान जीवाणु से संक्रमण कराया गया तो उसके अंदर P32 के कोई भी जीवाणु उसमें अपने लक्षण प्रकट नहीं किए हैं, यानी वैसे जीवाणु के अंदर कोई भी जीवाणु भोजी के लक्षण प्रकट नहीं हुए, जिससे यह ज्ञात हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए नहीं, यानी सॉरी प्रोटीन नहीं। बार बार हमसे आरएनए निकल रहा है, मैं माफी चाहूंगा। ये प्रोटीन नहीं, इन्होंने ये बात को साबित कर दिया। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसका सर्वमान्य प्रयोग किसका था? तो हार्शे और चेज का। हार्शे और चेज ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो हार्शे और चेज ने अपना प्रयोग जीवाणु भोजी और ई कोलाई नामक जीवाणु पर किया। ठीक है, हार्शे और चेज के प्रयोग के बारे में बताया तो लिखेंगे कि हार्शे और चेज ने सर्वमान्य रूप से यह साबित किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए इन्होंने जीवाणु भोजी और ई कोलाई नामक जीवाणु को लिया और इनको पता था पहले से कि डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं, और प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं। इस कारण इन्होंने दो संवर्धन माध्यम तैयार किए, जिसमें एक में उन्होंने फास्फोरस 32 लिया और दूसरे में सल्फर 35 लिया। दोनों में जीवाणु भोजी का विकास कराया और विकास कराने के बाद उन जीवाणु भोजियों का संक्रमण दूसरे जीवाणु से कराया। तो जिस जीवाणु भोजी का संक्रमण P32 वाले जीवाणु से कराया, उसमें पाया कि P32 वाले जीवाणु के गुण उसमें प्रकट हुए, जबकि S35 वाले लक्षण वाले जीवाणु को जब उसमें संक्रमण कराया समान जीवाणु से, तो उसमें कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डीएनए की संरचना क्या होती है, आरएनए की संरचना क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, ये मैं आपके अगले क्लास में बताऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।